तो गाइस देखिए, जब मर्दानी फर्स्ट आई थी 2014 में, और उसके बाद 2019 में आई मर्दानी 2। और देखिए मैं आपको बताऊं कि जब मर्दानी 1 आई थी तो उस फिल्म को इस तरह से बनाया गया था, या बोलूं कि वो उस टाइम में अब जितनी भी वुमेन सेंट्रिक फिल्में आई थी उनमें एक काफी अच्छी फिल्म निकल कर आई थी। और एक मतलब जिस तरह से वुमेन सेंट्रिक फिल्में होती हैं, एक टेम्पलेट सेट कर दिया था कि भाई अगर वुमेन सेंट्रिक फिल्म लानी है, बनानी है, तो इस तरह से एक वुमेन का, एक हीरोइन को सेंटर में रहते हुए इस तरह से उसको पोर्ट्रे किया जाना चाहिए फिल्म के अंदर। और यही रीजन है कि पब्लिक ने उस फिल्म को पसंद भी किया था, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो गई थी। और यही रीजन है कि 5 साल बाद 2019 में उसका सेकंड पार्ट भी आया और वो फिल्म भी काफी अच्छी निकल कर आई थी। और उसके 7 साल बाद अब मर्दानी 3 आई। तो क्या जिस तरह से दोनों पार्ट आए उस तरह से क्या मर्दानी 3 जो है वो निकल कर आती है? तो मैं आपको बोलूंगा जी नहीं। मेरे ओपिनियन में मेरे लिए फिल्म जो है मर्दानी 3 अपने दोनों पार्ट के आसपास भी कहीं नजर नहीं आती। देखिए मैं अगर रीजन आपको बताऊं तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले वो है इस फिल्म की राइटिंग। अगर आपने मर्दानी 1 और मर्दानी 2 देखी है तो उस फिल्म के राइटर थे गोपी पुत्रन। हालांकि फर्स्ट पार्ट को के राइटर थे गोपी पुत्रन, लेकिन डायरेक्ट किया था प्रदीप सरकार ने। लेकिन मर्दानी 2 को राइटर और डायरेक्टर दोनों ही गोपी पुत्रन थे। और मर्दानी 3 को डायरेक्ट किया है अभिराज मीनावाला ने। भाई अभिराज मीनावाला वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले एक इंटरनेशनल मास्टरपीस फिल्म लव यात्री को डायरेक्ट किया था। जी हाँ, वही आयुष शर्मा और वरीना हुसैन वाली। अगर मैं एक लाइन में आपको अपना ओपिनियन बताऊं मर्दानी 3 का, तो भाई मैं ये बोलूंगा कि हालांकि आपको रिव्यू जो है इस फिल्म का लेट मिल रहा है, लेकिन आप जब भी इस रिव्यू को देख रहे हो ना, इस वीडियो को देखने के बाद जाकर गूगल पर वर्डिक्ट चेक कर लीजिएगा, कलेक्शन चेक कर लीजिएगा मर्दानी 3 के। मर्दानी 3 का बजट है 60 करोड़ और इस बार ये फिल्म जो है एक फ्लॉप या डिजास्टर का टैग हासिल करने वाली है। और सच में मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये फिल्म डिजर्व भी करती है। क्योंकि अगर ये फिल्म हिट हो गई, फिर से मर्दानी 4 लाया जाएगा और उसका स्टैंडर्ड और ज्यादा गिरा दिया जाएगा। देख, अब मैं बात करूं फिल्म के बारे में, तो देखिए फिल्म की जो राइटिंग है वो इतनी लेजी राइटिंग है, लैकलस्टर राइटिंग है कि भाई मैं सच बताऊं, आप फिल्म के जो फिल्म का जो मेन विलेन है, हमको ट्रेलर के अंदर देखने के लिए मिलता है कि मल्लिका प्रसाद का जो कैरेक्टर है वो हमें नेगेटिव रोल में देखने के लिए मिलता है, जो कि एक अम्मा का कैरेक्टर निभा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फिल्म के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, जो मेन विलेन है, वो कैरेक्टर नहीं है, और दूसरा कोई कैरेक्टर है जो मेन नेगेटिव रोल में नजर आता है। और सच बताऊं, इतनी प्रिडिक्टेबल, इतनी लेजी और इतनी वीक राइटिंग है इस फिल्म की कि जब वो कैरेक्टर पहली बार फिल्म के अंदर इंट्रोड्यूस होगा, उस मूवमेंट पर ही फर्स्ट हाफ में आप ये प्रिडिक्ट कर लेते हो कि भाई यही जो है इस फिल्म का मेन कैरेक्टर विलेन निकलने वाला है। और मेन विलेन नहीं तो एटलीस्ट बंदे के अंदर कुछ ना कुछ जो है सस्पिशियस जरूर होने वाला। ये पार्ट मर्दानी फ्रेंचाइज का सबसे वीकेस्ट पार्ट है, सबसे लेजी अटेम्प्ट वाला पार्ट नजर आता है। लिटरली ये फिल्म अगर चलती है तो ये वो चलती क्या, मैं बोलूंगा कि जो मैंने पर्सनली फील किया कि इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ रानी मुखर्जी की फैन सर्विस के लिए बनाया गया है। और फैन क्या, इवन रानी मुखर्जी के कंधों पर इस फिल्म को बनाया गया है। क्योंकि अगर आप पूरी फिल्म में देखोगे तो पूरी फिल्म में सिर्फ और सिर्फ रानी मुखर्जी को ही ध्यान में रखते हुए उनके कंधों पर इस फिल्म को चलाने की कोशिश की गई है। फिल्म के अंदर हमें जानकी बोडीवाला का कैरेक्टर भी नजर आता है। और सच बता रहा हूं कि शैतान और बस में इतना अच्छा कैरेक्टर एक्टिंग उन्होंने की थी कि भाई वो अवार्ड डिजर्विंग करती थी। लेकिन भाई इस फिल्म के अंदर उनकी एक्टिंग देखने के बाद उनके हाथ से अवार्ड वापस ले लेना चाहिए। फिल्म के अंदर जो मुद्दा है ना, वो काफी सीरियस, काफी सिंसियर, काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन फिर से वही बात कि जब फिल्म की राइटिंग, फिल्म की स्टोरी, फिल्म के स्क्रीन प्ले कोई ढंग से नहीं लिखा जाएगा तो आप कितना भी बेहतरीन मुद्दा उठा लो, वो चीजें स्क्रीन पर नजर आएंगी। जी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि इंटरवल पर जो मल्लिका प्रसाद का कैरेक्टर है और रानी मुखर्जी का कैरेक्टर है, वो फोन पर बात कर रहे होते हैं। इनके बीच में कन्वर्सेशन एज यूजुअल जो डायलॉग बाजी चल रही होती है, वहां वो जो चीज फील होनी चाहिए थी ना, वो डायलॉग बाजी
दिखाने की कोशिश की जाती है कि भाई बहुत भारी भरकम एक दूसरे को चैलेंज दिए जा रहे हैं, डायलॉग बाजी की जा रही है, लेकिन वो चीज जो है कहीं भी फील नहीं हुई। सुनने के बाद ना काफी हंसी आती है। और क्लाइमैक्स में जो कुछ हो रहा होता है, रानी मुखर्जी जो मेन विलन के साथ कर रही होती है ना, लिटरली इवन बोलूं कि रानी मुखर्जी को इसमें दिखाया गया एज अ ही मैन। वो कहीं भी कुछ भी जा रही है, कुछ भी हो रहा है, ना उनको गोलियां लग रही हैं, भाई फुल फ्लेज गोलीबारी चली, ना गोली लग रही है ना कुछ हो रहा है। बंदी ने भाई साहब एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं पहनी, लेकिन मजाल है उसको कुछ हो जाए। लिटरली सच बता रहा हूं कि अगर इसके बारे में बात करने पर आऊं ना, तो काफी सारे इलॉजिकल चीजें इस फिल्म के अंदर नजर आ सकती हैं, लेकिन इतना ही बहुत है, समझदार को इशारा काफी है। और विलन की बात करूं तो मैं भाई मैंने जब ये फिल्म देखकर निकला था तुरंत अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया था। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं कि अगर पूरी मर्दानी फ्रेंचाइज तीनों पार्ट का सबसे बेहतरीन विलेन कोई है तो वो था विशाल जेठवा का कैरेक्टर मर्दानी 2 के अंदर। भाई चाहे परफॉर्मेंस वाइज बात कर लो, चाहे उस कैरेक्टर की राइटिंग की बात कर लो, उस बंदे के अंदर जो साइकोनेस नजर आती है ना, वो जो चैलेंजेस रानी मुखर्जी के लिए खड़ा करता है, वो पूरी फ्रेंचाइज का मर्दानी फ्रेंचाइज का सबसे बेहतरीन कैरेक्टर था। हाँ, हालांकि पहले पार्ट के अंदर ताहिर वसीम ने भी काफी अच्छा काम किया था, लेकिन अगर सबसे मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन की बात करूं पूरी मर्दानी फ्रेंचाइज के अंदर, तो वो है विशाल जेठवा का कैरेक्टर। भाई कोई उसके आसपास भी नहीं भटक पाता। और मर्दानी 3 के अंदर जो विलेन का कैरेक्टर है भाई, वो इतना कॉमिकल है, इतना हंसी आती है उसको देखने के बाद कि पूछो ही मत। तो ओवरऑल यही बोलूंगा कि अगर आपने देख लिया है तो अब कुछ किया ही नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हो तो प्लान ड्रॉप करो। OTT पे ये फिल्म अगले महीने डेफिनेटली आ जाएगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, ऑनेस्ट लगे, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट देगा। तब तक के लिए स्टे